8 जून 2024 शहर इंदौर। इस तारीख की काली रात को नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी से 2 बैग बरामद होते हैं, जिसमें से एक ट्रॉली बैग होता है तो दूसरा चावल का थैला होता है। जब सभी ऑफिसरों द्वारा उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो वह सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें से एक महिला का धड़ मिलता है। और जब दूसरे चावल के थैले को खोला जाता है तो उसमें उसी महिला का कुचला हुआ सिर मिलता है। लेकिन अभी भी जो गायब था वह था उस अनजान महिला के दोनों हाथ और दोनों पैर। अब इंदौर के जीआरएफ ऑफिसर संजय शुक्ला और उनकी टीम इस अंधी गुत्थी को सुलझाने के लिए अपना कदम बढ़ाते ही हैं कि तभी इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर से एक दूसरी न्यूज आती है, और वो थी कि ऋषिकेश में पहुंची श्याम को योग नगरी एक्सप्रेस की एक बोगी से एक थैला मिलता है और उस थैले से एक महिला के 2 हाथ और 2 पैर बरामद होते हैं। लेकिन वहाँ जो मिसिंग था वो इंदौर में मिली वो एक बॉडी और सिर था। अब आखिरकार एक और बॉडी और दूसरी ओर हाथ पैर रखने वाला यह सीरियल किलर कौन था या फिर कितने थे, यह जानने के लिए चलते हैं इस केस की गहराई में। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं द केस ऑफ मीरा दामोर। 8 जून 2024 शाम को 7:33 पर नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन गाड़ी नंबर 09587 इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। ट्रेन में सवार सभी यात्री लगभग 8 बजे उतर चुके होते हैं। इसके बाद ट्रेन साफ सफाई के लिए मेन स्टेशन से कुछ दूरी पर उपस्थित यार्ड में चली जाती है, जहां ट्रेन का रात 11 बजे साफ सफाई का नंबर आता है। अब इस ट्रेन की सफाई चल रही होती है, तभी रिंकू सिंह ठाकुर इस ट्रेन की सेकंड लास्ट बोगी को सफाई करते हैं। जब वो झाड़ू लगा रहे होते हैं तो उसके झाड़ू में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लगता है। जब वह झांक के देखते हैं तो उसके नीचे 2 बोरी रखी होती हैं। उसे ध्यान से देखता है तो उसमें से एक ट्रॉली बैग निकलता है और एक चावल का थैला निकलता है, जिसमें से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी, जिसकी जानकारी तुरंत रिंकू सिंह ठाकुर इंदौर में उपस्थित जीआरपी ऑफिसर संजय शुक्ला को देते हैं। संजय शुक्ला जी अपनी टीम के साथ इस बोगी में भागते हैं। जाते ही वह पूरा मंजर समझ जाते हैं, लेकिन रात होने के कारण वह प्रारंभिक जांच नहीं कर पाते, लेकिन इस ट्रेन से इस बोगी को अलग जरूर कर देते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो एफएसएल अधिकारी एमएल मंडली और उनकी टीम सीधे इस बोगी में भागती है, उन दोनों बैग्स को बरामद करती है। उसके बाद वह ट्रॉली वाले बैग को खोलती है तो उसमें से नग्न अवस्था में एक धड़ प्राप्त होता है, जिसके ना तो हाथ थे ना घुटने के नीचे के पैर थे। जब वह दूसरे चावल वाले थैले को खोलते हैं तो उसमें से कुचला हुआ सर मिलता है। अब अधिकारियों द्वारा दोनों बैग पूरी तरह खोल लिए जाते हैं, तब भी उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तो गायब ही थे। इसके बाद पूरी ट्रेन की रीचेकिंग की जाती है, लेकिन उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर इस महिला का पोस्टमार्टम जरूर होता है, लेकिन लाश रेडी होने के कारण डॉक्टर्स भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए उस बॉडी के बिस्तरा प्रिजर्व रख लिए जाते हैं, ताकि उसके साथ कोई भी जबरदस्ती हुई भी हो तो उसका पता चल सके। अब इंदौर के जीआरपी ऑफिसर संजय शुक्ला और उनकी टीम पर इस मर्डर मिस्ट्री की अंधी गुत्थी को सुलझाने का केवल एक ही रास्ता था, और वह था इस नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन के पाथ को फॉलो करें और यह ट्रेन जिन जिन स्टेशनों पर रुकी है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, क्योंकि यह बैग बोगी के बीचों बीच रखे गए थे और यह मालगाड़ी तो थी नहीं कि वह रख के वापस चला गया होगा। इसीलिए अधिकारियों का मानना था कि यह मर्डरर जरूर किसी स्टेशन पर हमें यह बैग ट्रेन की बोगी के अंदर ले जाता दिखेगा, हम उसे पहचान लेंगे। लेकिन दोस्तों यह काम इतना भी आसान नहीं था। अब ऑफिसर सबसे पहले इंदौर के सीसीटीवी खंगालते हैं, उसके बाद उज्जैन के खंगालते हैं। ऐसा करते करते और सुबह के 7 से शाम के 7 बजा देते हैं। वह इन 12 घंटों में लगभग 5 स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य तो यह था कि इस ट्रेन के छोटे से रूट पर यह 5 स्टेशन थे जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। बाकी तो छोटे छोटे स्टेशन थे जहां कैमरे थे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं इंदौर की जीआरपी टीम ने जो इन 12 घंटों में जांच की थी वह इस अंधे कत्ल की गुत्थी की जानकारी की तरफ की थी। इसीलिए यह जांच भी लगभग निष्क्रिय होती जा रही थी।
क्योंकि उन्हें पता था यदि उन्हें इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाना है तो उन्हें एक बड़े सुराग की जरूरत थी, या उन हाथ या पैर की। इधर इंदौर में यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी 9 जून की शाम 7 बजे इंदौर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर योग नगरी एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 14317 ऋषिकेश जंक्शन पर पहुंचती है। जब सभी यात्री ट्रेन से उतर जाते हैं तब इसी ट्रेन के स्टाफ S1 S2 से गुजरते हैं तो उन्हें एक भयानक स्मेल का सामना करना पड़ता है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें संदिग्ध बोरा दिखाई देता है, जिसकी जानकारी वो तुरंत ऋषिकेश में मौजूद जीआरपी ऑफिसर को देते हैं। इसके बाद जीआरपी ऑफिसर अपनी टीम के साथ भागकर इस बोरे के अंदर पहुंचते हैं। जब वो इस बैग को खोलते हैं तो उनकी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि इसमें 2 हाथ और घुटने के नीचे के 2 पैर गायब थे। इसके बाद ऑफिसर तुरंत उस ट्रेन को चारों ओर से चेक करते हैं, पूरी बोगियों को बारी बारीकी से चेक करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसका बाकी का शरीर भी इसी ट्रेन में होगा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। अब ऋषिकेश के जीआरपी ऑफिसर पर ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, क्योंकि यह एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जो छोटे छोटे स्टेशनों पर तो रुकती नहीं थी, और बड़े स्टेशनों पर कोई किलर एक बैग में बॉडी डालकर नहीं लाएगा, वो भी स्लीपर में रखने के लिए। अब ऋषिकेश के जीआरपी ऑफिसर इस जानकारी को अपने जहन में रखकर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उनका शक एक ही स्टेशन पर जाता है, वो है लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन। इस आधार पर ऋषिकेश के जीआरपी ऑफिसर इंदौर में बैठे जीआरपी ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं, और जैसे ही वो संदिग्ध कटे हुए हाथ पैर की बात करते हैं तो इंदौर के जीआरपी ऑफिसर पूरा मंजर समझ चुके होते हैं। वह समझ जाते हैं कि जो उन्हें नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन से बॉडी मिली है उसका आधा शरीर वहां से 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश पहुंच चुका है। इसके बाद यह मामला इंदौर में दर्ज होने के कारण उत्तराखंड के एसपी यह मामला इंदौर की जीआरपी टीम को सौंप देते हैं। इसमें एक महिला के कुछ कटे हुए अंग वहां पर प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ से अभी जो जानकारी मिली है जीआरपी से कि उन्होंने बताया कि एक मध्य प्रदेश के शहर में इसके अन्य भाग मिले, वहाँ पे इसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज है, तो वहाँ पे जीआरपी के माध्यम से वो लोग अग्रिम कार्रवाई की कर रहे हैं। अब संजय शुक्ला और उनकी टीम की एक गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री की रियल कहानी यहीं से चालू होती है। इसके बाद ऋषिकेश से वो हाथ पैर भी इंदौर आ जाते हैं, जिसके बाद पूरी टीम उसकी निगरानी करती है, इसे ध्यान से देखती है तो उन्हें एक सुराग मिलता है। एक हाथ पर कुछ गुदा हुआ दिखाई देता है। जब उसके पास जाके देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था मीरा बहन और गोपाल भाई। इसके बाद संजय शुक्ला तुरंत अपनी टीम को 2 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि उसके हाथ पर जो मीराबेन गोपाल भाई गुदा हुआ था यह परंपरा ज्यादातर गुजराती परिवारों में होती है, और गुजरात से हमारे 2 ही जिले सीमा लगाते हैं, जिसमें एक अलीराजपुर है और दूसरा झाबुआ है। इसके बाद यह दूसरी टीम तुरंत इन जिलों में पहुंचती है और पोस्टर लगाती है और इस महिला की जानकारी जुटाने का प्रयास करती है, लेकिन यह दूसरी टीम उसकी जानकारी जुटाने में नाकामी रहती है और वापस इंदौर लौट आती है। जब संजय शुक्ला और उनकी टीम को कोई सुराग नहीं मिलता तो वह इन दोनों ट्रेनों के रूट पर ध्यान देती है और वह देखती है कि यह ट्रेन कौन से स्टेशन से कब कब गुजरी है। तो वह सबसे पहले नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन के रूट को देखते हैं। नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन नागदा से 3:39 पर निकलती है। उनेल होते हुए उज्जैन 5:09 PM पर पहुंचती है। उसके बाद ये ट्रेन कच्चा में चौधरा पर पहुंचती है। फिर यहाँ से ट्रेन देवास जाती है और देवास से ट्रेन 6:33 पर पहुंचती है। इसके बाद यही ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर पहुंचती है 7:26 पर। इसके बाद यह ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन इंदौर पर 7:33 पर पहुंचती है। इसके बाद वह दूसरी ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के रूट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस इंदौर से 4 किलोमीटर दूर लक्ष्मीबाई नगर से 3:31 पर निकलती है। इसके बाद यह ट्रेन 35 किलोमीटर दूर ऊपर से देवास में 4:02 में पहुंचती है। उसके बाद ये 22 किलोमीटर दूर ऊपर से कच्छा में 4:27 पर पहुंचती है। फिर यही ट्रेन 18 किलोमीटर दूर 4:38 पर उज्जैन जंक्शन पर पहुंचती है। इसके बाद यह ट्रेन 6:29 पर मक्सी से होते हुए आगे निकल जाती है। जब ऑफिसर इन दोनों ट्रेनों के रूट को ध्यान से देख लेते हैं तो वह इन दोनों ट्रेनों के क्रॉस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रेनों में उज्जैन से लेकर लक्ष्मीबाई नगर तक का 75 किलोमीटर तक का सफर कॉमन था। जब यह इन दोनों ट्रेनों के क्रॉस पॉइंट को देखते हैं तो वह निकलता है उज्जैन जंक्शन। अब इसके बाद ऑफिसर दोनों ट्रेनों के उज्जैन जंक्शन पर अराइवल और डिपार्चर टाइम को देखते हैं। यह अराइवल डिपार्चर और कुछ नहीं बल्कि जिस टाइम पर ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है वह उसका अराइवल टाइम होता है,
और जब वह ट्रेन उस स्टेशन को छोड़कर जाती है वह उसका डिपार्चर टाइम होता है। अब वह सबसे पहले नागरा इंदौर पैसेंजर ट्रेन के अराइवल टाइम को देखते हैं तो वह 5:09 निकलता है और उसका ही डिपार्चर टाइम 5:30 था। यानी यह ट्रेन इस जंक्शन पर लगभग 21 मिनट तक रुकी थी। अब दूसरी ट्रेन की बारी थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस की। जब इस ट्रेन का अराइवल टाइम देखा गया तो वह था 4:38 और इसका डिपार्चर टाइम था 5:20। यानी यह ट्रेन इस स्टेशन पर 42 मिनट तक खड़ी रही। अब इन दोनों ट्रेनों के प्लेटफॉर्म देखे गए तो पहली का प्लेटफॉर्म नंबर 2 था, दूसरी का प्लेटफॉर्म नंबर 4 था। अब इन दोनों ट्रेनों के कॉमन टाइम को देखा जाता है तो इन दोनों ट्रेनों का कॉमन टाइम था 5:09 से 5:20 तक। यानी क्लर्क ने अपना जो भी काम किया है वह महज 11 मिनटों में ही किया है। अब इस मिली छोटी सी जानकारी से दो रास्ते निकलते हैं। पहला तो यह कि इस महिला की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं और इन्होंने प्लानिंग की और पुलिस को गुमराह करने के लिए वह स्टेशन पर 2 अलग अलग ट्रेनों में बॉडी को रखे गए। या दूसरा यह भी हो सकता है कि इस महिला की हत्या में केवल एक ही आदमी शामिल हो लेकिन वह स्टेशन के आसपास कहीं रहता हो और इसी के ज्यादा चांस भी थे, क्योंकि किलर कितनी भी शातिर क्यों ना हो, कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन उन्हें हमेशा पकड़े जाने का डर तो रहता ही है, इसीलिए वो यह हिम्मत कभी नहीं कर सकते। अब बारी आती है उज्जैन स्टेशन के बाहरी इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने की, लेकिन उनके सामने एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उज्जैन स्टेशन के बाहरी इलाकों में कुछ कैमरे बंद थे। दरअसल उज्जैन स्टेशन पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते कुछ कैमरे बंद कर दिए गए थे। अब इस टीम को उस शातिर कातिल को पकड़ना था तो कुछ नया उपाय ढूंढना था। अब तक ऑफिसर्स को पता चल चुका था कि उनसे कोई ऐसी चीज छूट रही है जिसके चलते वो उस कातिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद उस बॉडी से मिली पूरी जानकारी को अब की बार वो ध्यान से स्टडी करते हैं, उन्हें एक सुराग मिलता है। सुराग वही उसके हाथ पर गुदा हुआ मीराबेन गोपाल बाई का टैटू। इसे अब की बार ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि संजय शुक्ला और उनकी टीम का मानना था, क्योंकि जब यह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब तक इस मर्डर को लगभग 4 से 5 दिन हो चुके थे और उन्हें पूरा भरोसा था एमपी के किसी थाने में इसकी रिपोर्ट जरूर लिखाई गई होगी और उस रिपोर्ट में यूनिक पहचान के लिए मीराबेन गोपाल बाई का नाम जरूर होगा। यार ऐसा भी नहीं होगा तो मीरा के नाम से रिपोर्ट जरूर लिखाई गई होगी, क्योंकि मीरा उसका रियल नेम था। अब जीआरपी टीम जून के महीने में लापता हुई सभी महिलाओं की जानकारी साझा करने के आदेश राज्य के सभी थानों को देते हैं। संजय शुक्ला आगे बताते हैं कि हमें जून में लापता हुई महिलाओं के 39 केस मिलते हैं और जब हम उन 39 केसों को ध्यान से स्टडी करते हैं तो हमें मीरा के नाम से एक रिपोर्ट मिलती है। जब हम उसे रीड करते हैं तो उसमें मीरा बेन और गोपाल भाई का नाम चित्र होता है। तब जाकर इस 6 टुकड़े वाली लाश को एक पहचान मिलती है, एक नाम मिलता है। यह रतलाम के मऊ गांव में रहने वाली 33 वर्षीय मीरा दामोर है जो 6 जून को लापता हो गई थी। अब यह अहम जानकारी मिलते ही पूरी टीम रतलाम के मऊ गांव भागती है। वहां मुलाकात मीरा के पति भंवरलाल से होती है जो पैसे से ड्राइवर थे। भंवरलाल बताते हैं कि 5 जून को देर रात से मैं घर आया था और आते ही मीरा ने मुझसे झगड़ा चालू कर दिया और हमारी 12-15 साल की बच्चियों के सामने मुझे गाली देने लगी। मुझे गुस्सा आया, मैंने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मीरा गुस्सा हो जाती है और मुझसे सारे रिश्ते खत्म करने की बात कहती है और सुबह होती 6 जून को वो घर से बाहर निकल जाती है। भंवर आगे बताते हैं कि मैं सोच रहा था कि मीरा अपने भाइयों के पास गई होगी, लेकिन मैंने उसके भाई से बात की तो पता चला मीरा अपने मायके नहीं गई है। उसके बाद मैंने मीरा के फोन पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आता है तो मैं घबरा जाता हूँ और उसकी जानकारी तुरंत मैं 6 जून को ही रतलाम पुलिस को देता हूँ। इंदौर की जीआरपी टीम ने उस 6 टुकड़े वाली लाश को एक नाम, एक पहचान तो दे दी थी, लेकिन अभी भी उसका कातिल आजादी घूम रहा था। 6 जून की सुबह मीरा दामोर किधर गई इसका तो किसी के पास सुराग नहीं था, लेकिन अब टीम के पास उसका एक फोटो था, उसकी कदकाठी थी, वह क्या पहने गई थी, उन कपड़ों का कलर क्या था, यह पूरी जानकारी थी। अब मीरा के मिलने का प्राइमरी पॉइंट वही उज्जैन जंक्शन था, क्योंकि मीरा की पूरी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं इस उज्जैन जंक्शन से लिंक थी और वह दोनों ट्रेन भी इसी जंक्शन पर क्रॉस करती थी। जब यह जीआरपी की पूरी टीम इस जानकारी के फोटोज के साथ फिर से उज्जैन जंक्शन पर लगे कैमरों को खंगालती है, अब उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें आखिरकार मीरा दामोर स्टेशन पर दिखाई दे जाती है। लेकिन मीरा भले घर से अकेली निकली हो, लेकिन स्टेशन पर वो एक आदमी के साथ दिखाई देती हैं
और वह उसी आदमी के साथ स्टेशन से बाहर भी चली जाती है। अब मीरा के साथ जो शख्स दिखाई दे रहा था उसकी जानकारी पुलिस बाहरी इलाके और टैक्सी वालों से जुटाती है तो पता चलता है कि इसका नाम कमलेश पटेल है, जो कैटरिंग का काम करता है, चोरी चकारी भी ये करता रहता है। ये यूपी के ललितपुर का रहने वाला है जो 15 सालों से उज्जैन में रहता है। जब इसका पता पूछा गया तो पता चला कि यह उज्जैन जंक्शन से थोड़ी दूरी पर ट्रेनों के पास बनी झुग्गियों में रहता है। अब पुलिस भागकर तुरंत उस झुग्गी में पहुंचती है तो वहां एक 50 साल की औरत मिलती है जिसका नाम आरती होता है। वह पुलिस को देखकर पूरी तरह डर जाती है और बार बार हाथ को हिलाकर कुछ कही जा रही थी। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यह महिला मुख बधिर है, लेकिन तभी कमलेश पटेल भी वहां जाता है। पुलिस भी उसे तुरंत दबोच लेती है, लेकिन उसके बाद पुलिस को वह कुछ नहीं रहा था, जबकि पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। तब पुलिस कमलेश पटेल की बजाय उसकी पत्नी आरती से सुराग निकलवाने के लिए वो सबसे पहले साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट कपल ज्ञानेंद्र पुरोहित और उसकी पत्नी मोनिका पुरोहित को हायर करते हैं और उन दोनों को लेकर फिर से उस झुग्गी में आरती के पास पहुंचते हैं। अब साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट आरती से एक बार छोटा सा कुछ कहते हैं, इसके बाद आरती कहना चालू करती है। उस भयानक दास्तान को सुनकर साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। वहीं दूसरी ओर आरती तब रुकती है जब वो अपनी आंखों देखी पूरी कहानी ज्ञानेंद्र को बता देती है। अब यह पूरी कहानी ज्ञानेंद्र और उसकी पत्नी अपनी जुबानी जीआरपी की टीम को सुनाती है, जिसके बाद कमलेश पटेल भी टूट जाता है, क्योंकि कमलेश पटेल तो सोच रहा था कि इस हत्या का केवल 2 लोगों को ही पता है, एक मेरी पत्नी को जो मुख बधिर है, जो कुछ बता नहीं सकती, और एक मैं जो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन उसकी मुख बधिर पत्नी ने तो इतना बता दिया जितना कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं बता सकता। इसके बाद कमलेश पटेल पर भी कोई चारा नहीं बचता है, तो अब वह कहानी सुनाना चालू करता है। उसने क्या कहानी सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ। कातिल कमलेश बताता है कि 6 जून की सुबह मीरा अपने घर से निकली थी तो वह सबसे पहले एक राशन की दुकान पर जाती है, वहां से राशन लेती है, उसे बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं तो वह बस पकड़कर 2:30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठा हुआ था। मीरा मुझसे आकर बोलती है कि भैया मथुरा वाली ट्रेन कब तक आएगी। जिस तरह मीरा ने मुझसे कहा था मैं समझ गया था कि मीरा अकेली है और वह पहली बार अकेली कहीं यात्रा कर रही है। तो मैंने बोल दिया कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, अब मथुरा की ट्रेन कल ही आएगी, जिसे सुनकर मीरा मायूस हो जाती है। तब मैंने मीरा से कहा क्या आपका उज्जैन में कोई रहता नहीं है, तो मीरा ने मना कर दिया। तब मैंने मीरा से अपने घर आने को कहा, लेकिन मीरा मना कर देती है। लेकिन जब मैं अपनी बीवी का जिक्र करता हूँ तो मीरा को मैं एक सज्जन आदमी लगता हूँ और मीरा मेरे साथ घर चली जाती है। आज शाम के जैसे ही 4 बजते हैं तो मेरी पत्नी मीरा भी घर आ जाती है। तो मैं मीरा से कहता हूँ कि ये हमारी दूर के रिश्तेदार हैं, जिसके बाद हम शाम का भोजन साथ बैठकर करते हैं और बढ़िया शांति से शाम को सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो मैं नाश्ता के बहाने घर से बाहर निकल जाता हूँ। मैं नाश्ता तो लाया ही था, साथ ही साथ मैं दूध भी लाया और उसके साथ छिपाकर नींद की गोली भी लाया। मौका मिलते ही मैं नींद की गोली दूध में मिला देता हूँ और उस दूध को मीरा को पिला देता हूँ। जैसे वो बेहोश होने लगती है तो मैं अपनी पत्नी को बाजार से कुछ लाने के लिए भेज देता हूँ। अब मैं और मीरा घर में अकेले थे। जब मीरा लगभग बेहोश हो जाती है तो मैं उसके साथ गंदी हरकत करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मीरा पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी और वह चिल्लाने लगती है तो मुझे गुस्सा आती है और मैं पास रखे बोल्ट से उसके सिर पर मार देता हूँ, जिससे मीरा बेहोश हो जाती है। इसके बाद मैं डर जाता हूँ। मुझे लगने लगता है कि मीरा होश में आकर सीधे थाने जाएगी और मेरी FIR करा देगी, इसीलिए मैं उसका गला घोटने लगता हूँ। लेकिन तभी वहाँ आरती आ जाती है और उस मंजर को देखकर आरती विरोध करती है तो मैं उसे भी धमकी देता हूँ कि यह तू शांत नहीं बेटी तो तेरा भी हश्र कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद आरती कोने में चुपचाप बैठ जाती है, मैं उसी के सामने उसका गला घोटता हूँ। इसके बाद वो लगातार 2 घंटे तक मीरा के शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है और अपनी प्लानिंग के तहत ही वो बाजार जाता है और 300 रुपए का नया कसाई चाकू खरीद के लाता है और रात होने का इंतजार करता है। अब कातिल कमलेश 7 जून की उस काली रात को सबसे पहले अपनी पत्नी को कमरे से बाहर करता है और कुंडी लगाता है और मीरा के शव को खींचकर बाथरूम में लेकर जाता है और उसके शरीर को काटना चालू कर देता है। वह इसी रात मीरा के 6 टुकड़े करता है, उन्हें एक ट्रॉली बैग 2 थैलों में भरता है और इस तरह कमलेश अपनी प्लानिंग के पहले भाग को लगभग 4:30 बजे तक पूरा कर चुका था। और इस पूरे दृश्य को उसकी पत्नी आरती बाहर लगी खिड़की से झांक कर देखती रही।
अब कातिल कमलेश 8 जून की सुबह अपनी प्लानिंग के दूसरे भाग को अंजाम देने के लिए 6 टुकड़ों की लाश के साथ अपने दरवाजे पर बैठ जाता है। मैं आपको बता दूं, इस कमलेश का जो घर था वह स्टेशन से तो दूर था लेकिन आउटर के पास था। मैं आउटर आपको बता दूं तो आउटर वही होता है जहां ट्रेनें स्टेशन से पहले सिग्नल क्लियरेंस के लिए रुकती हैं। उसी तरह 8 जून को 10:28 पर एक ट्रेन आउटर पर सिग्नल क्लियरेंस के लिए रुकती है। बस उसी समय कमलेश एक ट्रॉली बैग और थैले को हाथ में लेकर दौड़कर इस ट्रेन के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी इस ट्रेन का सिग्नल भी क्लियर हो जाता है तो वो उतर नहीं पाता। तो बड़ी ही इत्मीनान से वह उज्जैन स्टेशन पर जाता है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यह वही इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन थी। लेकिन आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि लाश तो इंदौर में मिली है जबकि ट्रेन तो नागदा जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, नागदा से इंदौर के बीच की दूरी महज 135 किलोमीटर है। इसीलिए जो ट्रेन सुबह 8 बजे इंदौर से नागदा के लिए चलती है तो बस वही ट्रेन 3:30 बजे से इंदौर के लिए रिटर्न भी होती है। इसके बाद कमलेश फिर से उज्जैन स्टेशन से वापस लौटता है और अपने घर आकर बैठ जाता है और आउटर पर फिर से ट्रेनों का इंतजार करने लगता है। लेकिन कमलेश का कुछ मिनटों का काम घंटों में बदल जाता है, क्योंकि उस दिन ट्रेन सही वक्त पर चल रही थी जिससे आउटर पर कोई ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। लेकिन फिर आती है 14317 नंबर वाली योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, जो कि अपने ऑफिशियल टाइम से 17 मिनट जल्दी थी। विडम्बना तो देखिए, यही ट्रेन जब देवास से डिगी थी तो यह 10 मिनट अपने डिपार्चर टाइम से लेट डिगी थी, जबकि उज्जैन में अपने ऑफिशियल अराइवल टाइम से भी 17 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। बस उसी समय जब यह योगनगरी एक्सप्रेस आउटर पर पहुंचती है तो यह आउटर पर खड़ी रहती है और तब कमलेश को मौका मिल जाता है तो वो अपना बाकी बचा हुआ एक बैग इस ट्रेन में रख देता है जो ऋषिकेश में जाकर मिलता है। इसके बाद कातिल कमलेश उज्जैन की पवित्र नदी क्षिप्रा के राम घाट पर जाता है और मालवा की गंगा कहे जाने वाले इस पवित्र नदी के राम घाट पर जाकर बढ़िया डुबकी लगाता है, अपने कपड़े धोता है, अपने पाप धोता है और अपने घर लौटकर बड़ी शांति से सो जाता है। ऐसे सोता है मानो पूरे दिन इसने कोई फसल काटी हो। अब कातिल कमलेश भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सलाखों के पीछे है। मैं इस मर्डर मिस्ट्री को एक कहानी का नाम दूं या महाकाल की नगरी उज्जैन पर लगा हुआ एक कलंक कहूं, आपको जो समझना है समझ लो। यह मेरी इस चैनल पर पहली ही वीडियो है, इसीलिए इसमें हजारों गलतियां हुई होंगी। उनमें से यदि आपने कुछ पकड़ी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, तो मैं अगली वीडियो में उन्हें कम करने का प्रयास करूँगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना। अब हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।